गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। देखो गैसियस स्टरलाइजेशन जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए गैस का यूज करते हो, कोई भी केमिकल जो गैस फॉर्म में है उसका अगर आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज गैसियस स्टरलाइजेशन। क्लियर है? पहली लाइन इसमें यही लिखी हुई है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद ए केमिकल इन गैसियस स्टेज। अगर आप कोई केमिकल को गैसियस स्टेट में यूज करते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज गैसियस स्टरलाइजेशन। नाउ इट इज एंशिएंट कॉन्सेप्ट। एंशिएंट मतलब होता है पुराना, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है पुराने टाइम से चला आ रहा है। अब तो हम केमिकल्स का यूज करते हैं, अब तो हम केमिकल गैसेस का यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। लेकिन पुराने टाइम में क्या था, हर्ब्स का मतलब हम पेड़ पौधों का धुएं का यूज करते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। यस और नो? होता है ना कि यार नीम के पत्ते वो सब क्या था, पुराने टाइम से चला आ रहा है। लेकिन गैसेस स्टरलाइजेशन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना आपका हीट स्टरलाइजेशन है। लेकिन जहां पर आप हीट स्टरलाइजेशन को यूज नहीं कर सकते, वहां पर आप गैसेस स्टरलाइजेशन को यूज करते हो। ठीक है? क्लियर है? जो भी गैस, जो भी केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टरीलेंट। उसको क्या बोला जाता है? स्टरीलेंट। ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन उनको डिस्टर्ब करता है, उनके अंदर डिस्टरबेंस करता है, उनके साथ इंटरफेरेंस कोज करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ गैसेस स्टरलाइजेशन। गैसेस स्टरलाइजेशन जो है वो लो टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। बहुत सी सब्सटेंस ऐसे हैं जो थोड़ी से टेम्परेचर पर भी खराब हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को आप गैसेस स्टरलाइजेशन से हीट कर सकते हो, गैसेस स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज कर सकते हो, क्योंकि गैसेस स्टरलाइजेशन में बहुत कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज कि आपका जो मटेरियल है जिसको आपको स्टरलाइज करना है उसको फाइनल कंटेनर में फिल कर दो, उसके बाद भी स्टरलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज गैसियस। देखो गैस जो होती है वो हर एक कॉर्नर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टरलाइजेशन इफेक्टिव हो जाता है। सपोज करो एक रूम को स्टरलाइज करना है, केमिकल हो सकता है हर कॉर्नर तक ना पहुंचे, लेकिन जो गैस होती है वो हर कॉर्नर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है? जो गैस आप यूज करते हो रिएक्टिव होती है। उसके बाद क्या है, गैसेस को स्टरलाइज करने के बाद उस जगह से निकालना बड़ा मुश्किल है। तीसरी चीज, जो गैसेस होती है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। तीन इसके डिसएडवांटेज। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट वन इज फॉर्मल्डिहाइड गैस। फॉर्मल्डिहाइड गैस को आप जनरली स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हो। ठीक है? इसको आप एल्काइलेटिंग एजेंट भी बोलते हो, जो कि पुराने टाइम से यूज में आ रहा है। इसको कैथेटर, सिरिंज वगैरह को स्टरलाइज करने के लिए। उसके बाद फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन होता है जब आप धुएं वगैरह का यूज करते हो ना, किसी भी जगह को क्लीन करने में, दैट इज द फ्यूमिगेशन। आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट जब बहुत ज्यादा मच्छर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि वो पूरी गलियों में धुआं सा फेंकते हुए घूमते हैं। देखा है कभी? टाइम में देखा है। दैट इज द फ्यूमिगेशन। तो आप फ्यूमिगेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ये आपके बैक्टीरिया को किल करेगा और बैक्टीरिया के साथ साथ स्पोर्स को भी किल करेगा। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये मार्केट में एक्वस फॉर्म में भी अवेलेबल है। एक्वस फॉर्म मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। और वो किस नाम से अवेलेबल है? फॉर्मलिन के नाम से अवेलेबल है। और फॉर्मलिन के अंदर कितना फॉर्मल्डिहाइड होता है? 37 to 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्लियर है? बाकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस आप एक बार में पढ़ोगे तो समझ आएंगी। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन ऑक्साइड। सबसे ज्यादा यूज होने वाली गैस है इथाइलिन ऑक्साइड फॉर स्टरलाइजेशन। ये लार्ज स्केल पर भी जनरली यूज की जाती है। रूम टेम्परेचर पर ये कलरलेस रहती है,
उसके बाद क्या है, ये इजीली लिक्विफाइड हो सकती है। लिक्विफाइड मतलब इजीली ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जो भी माइक्रोबियल सेल का जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जो प्रोटीन होती है उसका एल्काइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये आपके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन है किसके, इथाइलिन ऑक्साइड। क्लियर है? Ethylene oxide. क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद एक और गैस होती है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये भी आप, ये लेटेस्ट गैस है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सब इसका दिखाया हुआ है। और लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि कार्सिनोजेनिक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कोजिंग, कि अगर इसका लगातार आप यूज करते हैं तो इट विल कॉज कैंसर। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। देखो, अगर गैसेस स्टेरिलाइजेशन आता है तो गैसेस स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, तो उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन, तीनों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। बेटा एमसीक्यू का सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन को और क्या बोला जाता है। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी टाइप की कोई हीट यूज नहीं की जाती, इसलिए इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब भी किसी घर में कोई आपका मसाला रखा है, कोई चीज रखी होती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं तो हम उसको धूप में रखते हैं कि ये साफ हो जाएगा, इसमें से कीड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। देखो इसमें लिखा भी है मैंने, प्रिवेंशन ऑफ एन इन्फेक्टेड एजेंट बाय सनलाइट इज यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। कि कोई भी चीज को जब आप साफ करते हो तो ये पुराने टाइम से यूज होता है कि उसको हम धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, और उसी को अब बोल दिया गया है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो सबको पता है, कोई भी चीज जब आपकी थोड़ा सा उसको धूल लगता है, खराब होती है, तो उसको धूप में रखते हैं। कभी देखा करो में? Yes, sir. देखा है सर। Yes, sir. देखा है। स्टेरिलाइजेशन ये होता है। अब जो रेडिएशन जो यूज की जाती है स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो दो टाइप की होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। क्लियर है? दो रेडिएशन यूज करते हैं, दो टाइप की होती है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करते हैं? आयनाइजिंग रेडिएशन, द रेडिएशन विच कॉज आयनाइजेशन, जो मतलब कि आयंस में टूट जाए, जो आयंस में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है, ये जो रेडिएशंस होती है आयनाइजिंग रेडिएशंस, इनकी वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी हाई होती है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी आती है? गामा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, तीन टाइप की। देखो आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और आयनाइजिंग के अंदर आती है गामा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज। ठीक है, जो गामा रेज होती है वो कोबाल्ट 60 से मिलती है, कोबाल्ट 60 से मिलती है, और जो एक्स रेज और गामा रेज होती है दोनों की पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, यूवी लाइट से, यूवी रेडिएशन से ज्यादा होती है, इसलिए इनका इफेक्ट भी ज्यादा होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। जो आयंस में डिवाइड होगी उसके अंदर बेसिकली गामा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज आती है। गामा रेज हमें कोबाल्ट 60 से मिलती है, एक्स रेज और गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। MOA मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो सेल है उसके डीएनए को डिस्टर्ब कर देती है। जब डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। क्लियर है? एप्लीकेशंस क्या है? फूड्स को अगर आपको स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए, एंटीबायोटिक्स को स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो अगर कोई खाने का आइटम है उसको अगर आप इसमें स्टेरिलाइज करते हो तो उसका जो ऑर्डर है, मतलब उसका जो स्मेल होती है, उसका जो फ्लेवर होता है, उसके अंदर चेंज कर सकता है।
और दूसरा क्या है, जो जो वर्कर वहां पर काम करते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, मतलब नॉन आयनाइजिंग मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। दीज आर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिनमें होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। पेनिट्रेशन पावर कम होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनकी ये अंदर तक स्टरलाइज नहीं करती, सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस को स्टरलाइज करती है। उसके बाद मरकरी वेपर लैंप का यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। ठीक है, इनका मतलब कि अगर आपको यूवी लाइट को क्रिएट कराना है तो आप मरकरी वेपर लैंप्स का यूज करते हो। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है जो कि आपके आयनाइजिंग रेडिएशंस का होता है। क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल के साथ डिस्टरबेंस कॉज करना, इंटरफेरेंस कॉज करना। एप्लीकेशंस क्या है? सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए, रूम्स को क्लीन करने के लिए। इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है नेचर में, मतलब कैंसर कोजिंग होती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में अगर लंबे टाइम तक कोई आता है तो उसको स्किन कैंसर हो सकता है। क्लियर है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में स्किन कैंसर, अंदर तक तो कैंसर कोज कर नहीं सकते क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा उसके बाद नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन और मैकेनिकल स्टरलाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप फिल्टर मीडिया का यूज करते हो दैट इज द स्टरलाइज करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल स्टरलाइजेशन और फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसको भी आप नॉन थर्मल स्टरलाइजेशन बोलते हो। क्लियर है? फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन को भी नॉन थर्मल, क्योंकि इसमें भी कोई हीट यूज नहीं की जाती। इसको आप थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हो। थर्मोलेबाइल मतलब हीट में जो खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो फिल्टर मीडिया आप स्टरलाइज यूज करोगे फिल्टर करने के लिए, उसका जो पोर साइज होगा, पोर साइज मतलब उसका जो होल का साइज होगा, वो आपके बैक्टीरिया या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप फिल्टर करोगे तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिल्टर मीडिया पर रह जाएगा और नीचे जो आपको मिलेगा वो स्टरलाइज्ड लिक्विड मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? देखो इसमें लिखा हुआ है पोर साइज। पोर साइज होता है होल। जो फिल्टर मीडिया का पोर साइज है वो इतना छोटा होगा कि वो बैक्टीरिया को नीचे नहीं जाने देगा, बैक्टीरिया को अपने ऊपर ही ट्रैप कर लेगा। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो जब आप फिल्टर करोगे तो जो फिल्टर के अंदर, जो आपके लिक्विड के अंदर अगर पार्टिकल छोटा, होल साइज बड़ा है तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्टिकल बड़ा है, होल साइज छोटा है, तो वो उसी होल के ऊपर रुक जाएगा। यस और नो? Yes, sir. जो पोर साइज होता है दैट इज द 82.2 माइक्रोमीटर। इस फिल्टर मीडिया का साइज ये हो सकता है आपका। उसके बाद कौन कौन से फिल्टर बेसिकली यूज किए जाते हैं स्टरलाइजेशन के लिए? एक है सीस फिल्टर, एक है मेम्ब्रेन फिल्टर और एक है हेपा फिल्टर। हेपा की फुल फॉर्म याद रखना, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। 3 टाइप के फिल्टर्स हैं जो बेसिकली स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. नाउ दिस इज द Yes, सीस sir. फिल्टर। दिस इज द सीस फिल्टर। इसको हम एस्बेस्टस फिल्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप से एक फनल लगी होती है नीचे के साइड और ऊपर ये इस टाइप से बॉक्स होता है और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, एस्बेस्टस का कोई फिल्टर मीडिया लगाते हैं। जो मेन एस्बेस्टस का जो फिल्टर मीडिया होगा उसका जो पोर साइज होगा वो आपके बैक्टीरिया के पोर साइज से भी छोटा होगा। जब आप ऊपर से कोई लिक्विड इसमें डालोगे फिल्टर करने के लिए, तो जो लिक्विड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके फिल्टर मीडिया पे रुक जाएंगे और नीचे से जो भी आपके पास लिक्विड आएगा वो लिक्विड आपका स्टरलाइज्ड लिक्विड होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. देखो Yes, इसमें लिखा sir. हुआ है द डिस्क ऑफ एस्बेस्टस इज टाइटली पैक्ड बिटवीन 2 स्मूथ डिस्क।
डिस्क ऑफ एस्बेस्टस मतलब जो फिल्टर होता है उसको दो चीजों के बीच में हम टाइटली पैक कर देते हैं, उस पर लिक्विड को पोर किया जाता है, पोर करने में उसमें वैक्यूम हम अटैच कर देते हैं ताकि नीचे की तरफ लिक्विड जल्दी से आए, और उसके बाद जो भी आपके पास लिक्विड आएगा वो आपका स्टेलाइज लिक्विड होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें आप क्या करते हो, मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करते हो। अब मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, जैसे यहाँ आपने एस्बेस्टस फिल्टर यूज किया है, यहाँ पर इसके अंदर आप मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हो। यहाँ पर एस्बेस्टस का फिल्टर यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जो फिल्टर होगा वो आपका पॉलीकार्बोनेट का या फिर आपका पॉलीएस्टर का बना होगा। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसमें उसमें एस्बेस्टस का बना हुआ था या पॉलीकार्बोनेट या पॉलीएस्टर्स का बना होगा। यहाँ पर जो पोर्स होंगे उनका जो साइज होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो कंपैरिजन में अच्छा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर में जो साइज हम लेते हैं फिल्टर मीडिया का वो 0.2 to 2.4 माइक्रोमीटर होता है, मतलब होल साइज जो होता है वो इतना होता है, और अपना बैक्टीरिया का साइज इससे बड़ा होता है। तो बैक्टीरिया का साइज इससे बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है जो बैक्टीरिया होगा वो फिल्टर मीडिया पर ही रुक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द HEPA फिल्टर। पहले चीज याद रखना, HEPA फिल्टर को हम जनरली कब यूज करते हैं, जब हमें एयर को फिल्टर करना होता है, किसी लिक्विड को नहीं, एयर को। हम चाहते हैं कि इस रूम के अंदर जो एयर आए वो बिल्कुल फिल्टर्ड हो, स्टरलाइज्ड एयर रहे, तब हम HEPA फिल्टर्स यूज करते हैं। HEPA मींस होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, स्टेराइल एयर को लेने के लिए। ये किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है, डिफरेंट पोर साइज के अंदर ये अवेलेबल होता है। HEPA फिल्टर का जो पोर साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99.97% होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.3 माइक्रोमीटर या उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स को एयर से रिमूव कर देता है। कितने परसेंट रिमूव कर देता है, 99.97। ठीक है, मतलब कि जो HEPA फिल्टर होता है वो 99.97% 0.3 माइक्रोमीटर या उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स को एयर से रिमूव कर देता है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. जो HEPA फिल्टर्स है वो लैमिनार एयर फ्लो के अंदर लगाया जाता है। लैमिनार एयर फ्लो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की लैब में हमारे पास भी है। ठीक है, जब भी आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर असेप्टिक कंडीशंस मेंटेन रहे, असेप्टिक मतलब माइक्रोबियल फ्री कंडीशन मेंटेन रहे, तब आप लैमिनार एयर फ्लो का यूज करते हो। क्लियर है? HEPA फिल्टर्स में से दो क्वेश्चन एमसीक्यूज के बनते हैं। HEPA की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसकी एफिशिएंसी क्या है। इट कैन रिमूव 99.97% 0.3 माइक्रोमीटर और लार्जर साइज पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। एयर से इतने पार्टिकल्स को ये रिमूव कर सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि इसका पोर साइज छोटा हो रहा है, इसलिए वजह से जो फिल्टर है HEPA फिल्टर वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है, चॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस मेनली क्या है, इट इज यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल लिक्विड्स। थर्मोलेबाइल कह लो या हीट सेंसिटिव कह लो। थर्मोलेबाइल मतलब होता है द प्रोडक्ट्स और एजेंट्स व्हिच गेट डिग्रेड इनटू हीट, जो हीट की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं। तो हीट सेंसिटिव भी वही बात हो गई जो हीट में खराब हो जाए, जैसे कि वैक्सीन हो गए, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, इंट्रावीनियस प्रिपरेशंस हो गई। इस टाइप की चीज को अगर आप प्रिपेयर करते हैं देन वी यूज HEPA फिल्टर। उसके बाद आप वाटर के अंदर माइक्रोबियल काउंट को कम करना चाहते हैं तब भी आप यूज करोगे, मिल्क को स्टरलाइज करना चाहते हो तब भी आप यूज करोगे, अगर रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी गैसेस को आप स्टरलाइज करना चाहते हो तो अभी आप इसका जनरली यूज करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट HEPA फिल्टर्स। नाउ अगर किसी को अब तक कोई दिक्कत है तो वो बताओ।
बताओ भाई। सर हैपा की फुल फॉर्म बता दो सर एक बार। मैंने कई बार रिपीट की है। हैपा की फुल फॉर्म यहाँ से देखो, लिखा हुआ है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। कि तभी कहता हूं जब कुछ बोला जाए तो कुछ सुना मत करो, लिखा भी करो, अदरवाइज तो यही होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द असेप्टिक टेक्निक्स? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय असेप्टिक टेक्निक्स? क्या होती है असेप्टिक टेक्निक्स? बताओ बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेप्टिक टेक्निक्स? अगर आपसे पूछा जाए कि असेप्टिक टेक्निक्स क्या होती है तो क्या बोलोगे? स्टरलाइजेशन क्या होता है? बताओ, स्टरलाइजेशन क्या होता है? बैक्टीरियल नहीं, माइक्रो है ना, उसमें चाहे वायरस है, एल्गी है, फंगाई है, चाहे बैक्टीरिया, कोई भी किसी भी टाइप का अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फ्री कर, दैट इज द स्टरलाइजेशन। और असेप्टिक टेक्निक्स क्या होती है? देखो, असेप्टिक टेक्निक जो स्टरलाइजेशन है वो असेप्टिक टेक्निक के अंदर ही आता है। असेप्टिक टेक्निक का मतलब होता है, असेप्टिक देखो, सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन होना, कहते हैं इसको सेप्सिस हो गई थी। सेप्सिस मतलब होता है कोई बैक्टीरियल या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाना, और सेप्सिस के आगे ए लग गया, असेप्टिक बन गया, तो इसका मतलब हो गया माइक्रोबियल फ्री होना। तो असेप्टिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कि जब आप कोई फॉर्मुलेशन बनाते हो तो उस फॉर्मुलेशन बनाने के दौरान अगर किसी भी टाइप का किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोका जाए, उसको अंदर एंटर ना करने दिया जाए फॉर्मुलेशन में, देन वी कॉल असेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है? असेप्टिक टेक्निक्स आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और ड्यूरिंग द टेस्टिंग। ये वो मेथड्स होते हैं जो फॉर्मुलेशन के दौरान, टेस्टिंग के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं, देन वी कॉल्ड एज असेप्टिक टेक्निक। और जो स्टरलाइजेशन है वो भी असेप्टिक टेक्निक के अंदर ही आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, एक और चीज बताओ, व्हाट आर द एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट आर द डिसइंफेक्टेंट्स? एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक सर वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है बेटा? नॉन लिविंग पे लाइक सर चेयर्स वगैरह या फर्श। वेरी गुड। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट बोथ आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि चाहे एंटीसेप्टिक है चाहे डिसइंफेक्टेंट है, दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं या फिर किल करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो हम लिविंग थिंग्स पर, जो जीवित चीजें होती है, जैसे हमारे ऊपर कोई इंफेक्शन है, डिटॉल का यूज करते हैं। ठीक है? तो बहन, एंटीसेप्टिक की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एंटीसेप्टिक्स आर द एजेंट which kill or prevent the growth of microorganisms on living things. living मतलब जीवित, कि लिविंग थिंग्स पर अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कुछ यूज करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स पर, सपोज करो मुझे टेबल को स्टरलाइज करना है, मतलब टेबल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, मुझे चेयर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, मुझे फर्श पर किल करना है, तो अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए केमिकल यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? और एग्जांपल देखो, घरों में कहते हैं फिनाइल का पोछा लगता है, दैट इज द डिसइंफेक्टेंट। और लेकिन कभी हमने ऐसा तो देखा नहीं कि फिनाइल से कोई ह्यूमन बीइंग को नहाते हुए देखा है कि भाई फिनाइल से नहा लिया है, देखा है? नहीं देखा सर। डिटॉल से नहाते हैं, सैवलॉन से नहाते हैं। तो बेसिकली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बोथ आर यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन लिविंग थिंग्स एंड disinfectants are applied on non-living things.
याद रखना ये डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो बेटा ये आपका जो डेज का चैप्टर है स्टरलाइजेशन का वो खत्म हो चुका है। अगर किसी को कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। इसमें से एमसीक्यूज के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा एक और चीज है, देखो ये अब इसमें बताओ कोई सारा कवर करा दिया है मैंने। इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर मैं कि इफ ए सब्सटेंस इज हीटेड एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट देन इट इज कॉल्ड एज डैश। 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है? या फिर ऑटोक्लेव के लिए इफेक्टिव कंडीशंस कौन सी है, या फिर हॉट एयर ओवन के लिए कौन सी है, या फिर हमने दे दिया कि रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज दिस, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, हीट स्टेरिलाइजेशन इज दिस, आपसे पूछा जा सकता है। या फिर गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली कौन सी गैस यूज की जाती है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है? इन चारों में से कौन सी आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का क्या, अल्ट्रावायलेट में से कौन सी कार्सिनोजेनिक है, अल्ट्रावायलेट, गामा, बीटा, एक्सवाइजेड, कुछ भी आपसे पूछे तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। उसके बाद इन हैपा H stands for which, कि H का मतलब क्या होता है, H means high। उसके बाद हैपा फिल्टर्स कहां पर लगे होते हैं, लैमिनार एयर फ्लो के अंदर। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज क्या होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करना चाहते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स के स्टरलाइजेशन के लिए बेसिकली क्या यूज किया जाता है, पास्चराइजेशन मेथड। क्लियर है? यस सर। आप किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछो अभी भी। अगर किसी, हाँ जी, पेनिट्रेशन पावर कौन सी रे की सबसे ज्यादा होती है? पेनिट्रेशन पावर बेसिकली देखो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की सबसे कम होती है, और जो आपकी गामा रेज है और एक्स रेज है उनकी ज्यादा होती है, बीटा रेज की भी कम होती है। लेकिन गामा और एक्स रेज में से बेसिकली किसकी ज्यादा, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। वैसे ज्यादातर हम गामा रेज को ही यूज करते हैं अगर हमको आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करना पड़े तो, ठीक है? लेकिन जो सबसे कम होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की होती है, इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, ये अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता। क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। गर्ल्स में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। और कोई, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा। सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। बेटा एक बार मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया था इसमें आपको क्या प्रॉब्लम थी कि अब इस बार मैंने एमसीक्यूज आपको नहीं दिए कि आप कितना अटेम्प्ट कराते हो। किसी भी बच्चे के 6 नंबर से ज्यादा नहीं आए एमसीक्यूज में, क्योंकि भाई एक अकल से करना था, बाकी तो मुझे पता है आपने जितनी अकल से काम किया है ना? ये सब ना बताओ भाई, कराया किसे? एक ही काम दिया था कि एमसीक्यूज को खुद से कर लेना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके थोड़े भी मार्क्स सही से आए हैं। हेलो हेलो सर। यस सर। मैं थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यूज के बेसिकली आंसर ढंग से नोट कर लेना, ठीक है? ओके सर। अभी ये बताओ, पहले तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नो सर। दे रही है सर, दे रही है सर। सबसे पहला क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड साइज यूजिंग द स्क्रीन सरफेस इज टर्म्ड एज बॉल। तो इसको क्या क्या बोलते हैं कि अगर आप पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग
डिफ्रेंशिएट करते हो किसी भी मिक्सर को, उसको क्या बोला जाता है? उसको साइज सेपरेशन भी बोला जाता है और उसको शिफ्टिंग भी बोला जाता है। तो इसके अंदर आपका जो बी एंड सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एयर सेपरेटर में जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है वो कैसे डेवलप कराया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को डेवलप कराने के लिए हम रोटेटिंग ब्लेड्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोरस मीडियम, तो मतलब कि जिस मीडियम पर आप जो पोर्स जिस मीडियम पर होता है उसको क्या बोला जाता है? और उसकी बात है तो फिल्टर मीडिया बोला जाता है। फिर एक था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो किस चीज के साथ बढ़ती है? सिर्फ एक पैरामीटर ऐसा है जो इसमें गलत है, साफ लिखा हुआ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट, मतलब सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबके साथ बढ़ती है, लेकिन किस कौन सा ऐसा है जिसके साथ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटती है? बताओ कौन सा इसमें? इसके अंदर था विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी अगर आपकी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटेगा। बाकी टेम्परेचर के साथ भी बढ़ता है, प्रेशर के साथ भी बढ़ता है, पार्टिकल साइज के साथ भी बढ़ता है, लेकिन अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन फार्मेसी? फार्मेसी में सीप सेकर साइज सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, बॉल मिल आपका साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो प्लेट फ्रेम असेंबली थी वो एकमात्र ऐसी थी जो फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। एक अप्रोच अगर आप किसी के लिए सॉल्वेंट के साथ रखते हो उसको बोला जाता है तो इन्फ्यूजन बोला जाता है। उसके बाद था कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन, ये कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है? सॉकेट एपरेटस यूज किया जाता है। उसके बाद था इन चारों कौन सा ग्लास पेरेंटल, मैंने बताया था जो वो जनरल पर्पस ग्लास होता है। उसके बाद था सेमी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? ट्रिपल रोलर मिल। उसके बाद सिग्मा ब्लेंडर किसके लिए यूज किया जाता है? सॉलिड्स के लिए। ये सिंपल से क्वेश्चन थे और किसी भी बच्चे के 6 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पढ़ा नहीं था और सब्जेक्ट में हो सकता है आपने इधर उधर से देख के लिख दिया है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपको मिले नहीं थे तो उन्हें आपका पता लग गया। इससे ये पता लगता है नहीं लगता? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताओ सर? क्वेश्चन नंबर 3 सर। कौन सा है आप तो बताओ। ये पोरस मीडियम सर, खोलना सर फिल्टर मीडिया वाला सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो वो बेटा क्या दिक्कत है? क्या सर इसमें ये पूछा है ना कि जो फिल्टर मीडिया के ऊपर जो रुकता है सर, जो फिल्टर केक होता है ना सर, वो बेटा पोरस मीडियम यूज, मैंने ये पूछा है कि सॉलिड्स को रिटेन करने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ो तो सही इसको। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड स्टैंडर्ड। मैंने ये नहीं पूछा कि सॉलिड को क्या कहा जाता है, मैंने तो ये पूछा है कि जिस मीडियम पर सॉलिड रिटेन होता है, रुकता है, उस मीडियम को क्या कहा जाता है? साफ तो लिखा हुआ है इस पे, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड स्टैंडर्ड। जिस मीडियम पर सॉलिड रिटेन होता है उसको क्या कहते हैं? फिल्टर मीडियम।